जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की और बहुत बेहतरीन क्लास आज की होने वाली है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ बेटा, बढ़िया तरीके से जानदार शानदार तरीके से पढ़ाई करो। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि सफलता को पाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और उसके बाद जो सफलता मिलती है वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। चलते हैं जानदार शानदार सी क्लास की, और आज की क्लास बहुत गजब की रहने वाली है। और बेटा एक बात याद रखो, जो बच्चे 9th to 12th आपके जैसे छोटे भाई बहन 9th में है, 10th 11th या 12th में है, तो उनको सब्सक्राइब करवाओ गुरुकुल उन्नति 9th to 12th वाला चैनल, है ना, जिससे वो बढ़िया तरीके से बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई कर सकें और अपने जीवन में अग्रसर बन सकें। और इसके अलावा यहाँ पर एसएससी बैंक रेलवे 1 डे एग्जाम के लिए तो बेस्ट कंटेंट मिलता ही है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा, भरोसा यानी सफलता की गारंटी। चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर, क्योंकि क्लास जो है बहुत गजब रहने वाली है। क्या बहुत गजब रहने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास बहुत गजब रहने वाली है। चलते हैं क्लास की ओर। क्लास क्या कह रही है? क्लास क्या कह रही है? चलते हैं प्लस बढ़िया तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन की तरफ चलें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले तो क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से वॉच करो। आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं बेटा, अंतरिक्ष की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द का यूज कर दिया है जिसका नाम है अंतरिक्ष। और अगर हम पृथ्वी के बाहर यानी अपने हम वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, यानी कोई भी फोर्स नहीं लगता। यानी ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण वह बल होता है जो कि बहुत कैसा होता है? दुर्बल बल होता है। कैसा होता है? बहुत दुर्बल बल होता है। ये सभी स्थानों पर लगता है, यानी हमारी पृथ्वी पर सभी हर जगह हर एक स्थान पर ये बल लगता है। लेकिन कैसा बल होता है? दुर्बल बल होता है। जैसे कि अगर ये बात है, अगर हम बात करें इस जो कलम को हमने ऐसे रख दिया, ये रखी किस वजह से बेटा? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। और मैंने उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कमजोर बल है, इसीलिए इस पर ज़्यादा अपना खींच नहीं पा रहा, इस कलम को खींच नहीं पा रहा। लेकिन वहीं पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा तो अगर हम इसको खींचेंगे तो खींच नहीं पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, एक चुंबक दूसरी चुंबक में जब चिपकाते हैं तो उसके बाद खींचते हैं तो थोड़ी ताकत लगती है, क्योंकि उसमें जो जो चुंबकशीलता है वो ज़्यादा है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है तो, लेकिन वो क्षण के आप कह सकते हैं कि बहुत दुर्बल बल है। आराम से आप इसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण। रक्त के शुद्धिकरण को जानने से पहले पहले रक्त को जान लेते हैं। बेटा अगर रक्त की बात करें, किसकी? रक्त की बात करें, अच्छे से लिखे दे रहे बढ़िया तरीके से। रक्त की बात करें तो रक्त को बेटा दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। प्लाज्मा की बात करें तो इसमें 55 से लेके 45 से लेके 55% तक वाटर होता है। क्या होता है बेटा? पानी होता है। अगर हम रुधिराणु की बात करें तो रुधिराणु 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट। इस बात को याद रखें। आरबीसी का जीवन काल जो होता है बेटा 120 दिन का होता है। आरबीसी को ही रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिका के नाम से जानते हैं। रुधिर लाल रुधिर कणिका लाल रुधिर कणिका कणिका के नाम से जानते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी की बात करें, उसको क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका। क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? श्वेत रक्त कणिका। श्वेत श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, है ना। इस बात को याद रखिए, है ना। अगर बात करें प्लेटलिस्ट की बात करें तो ये क्या करती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आरबीसी क्या होता है, कहना आरबीसी जो होता है वो क्या काम करता है, क्योंकि आरबीसी जो होती है हमारे ब्लड का रंग आरबीसी के कारण कैसा, ये एक्चुअली में है ही पूरा रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा क्या आता है? प्लाज्मा बेटा 2 टाइप का। अभी आपने केमिस्ट्री में भी प्लाज्मा पढ़ा होगा, पदार्थ की डेफिनेशन में पढ़ा होगा कि पदार्थ जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा और वो आइंस्टीन कंडेंसर नहीं, जो पदार्थ की चौथी अवस्था यानी प्लाज्मा की बात करें तो वो केमिस्ट्री वाला प्लाज्मा नहीं है, है ना। जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना प्लाज्मा वाला,
केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं प्लाज्मा वाला, वो प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा अलग है, ये बायो वाला प्लाज्मा है। क्योंकि अगर हम बात करें केमिस्ट्री वाले प्लाज्मा में तो उसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का होता है, और ये ब्लड की बात हो रही है, तो ब्लड में अगर प्लाज्मा का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या ही होगा, आप तो समझदार हैं। तो वो प्लाज्मा अलग है और ये प्लाज्मा अलग है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखो, रक्त का शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है, तो कहना सर कौन करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी किडनी। किडनी की संख्या कितनी होती है, कहना 2 होती है ना। किडनी की संख्या कितनी होती है, कहना सर 2 होती है, इस बात को भी याद रखेंगे। अगले प्रश्न क्यों चलें, अगला प्रश्न, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। देखो बेटा, सबसे पहले मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें। मात्रक विभाग के द्वारा सबसे पहले कहना फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग बैठाई, और इस मीटिंग के आधार पर ये डिसाइड किया गया कि सर आखिर मात्रक क्या होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो न थे, आपको बता दें, एक दूसरे देश से विदेश से व्यापार कर रहे थे, कहीं अमेरिका से, कहीं यूरोप, कभी जापान, कभी कहीं से। लेकिन समस्या कहाँ आती, तो कोई कभी फुट बांट रहा था, कोई फुट में सौदा कर रहा था, कोई पाउंड में सौदा कर रहा था, कोई रुपए में, कोई किलो में, कोई कुछ में, अलग अलग तरीके से सौदा कर रहा था। तो आपको बता दें, आपको बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक मीटिंग बिठाई गई, और उसमें ऐसा ही मात्रक को क्या माना गया, स्तरबत्ता माना गया। यानी आप कह सकते हैं ऐसा ही मात्रक जो होगा वो सभी जगह चलेगा। ऐसे ही मात्रक कितने प्रकार का, तो दो प्रकार का, एक आधारी मात्रक और एक पूरक मात्रक, एक आधारी मात्रक और एक पूरक मात्रक। बेटा आधारी मात्रक में कितने होते हैं, आधारी मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसमें याद कर सकते हैं लंबाई, है ना, लंबाई हो गया आपका, समय हो गया, और द्रव्यमान हो गया, है ना। ये तीन आपको याद करना है, बकाया याद नहीं करने हैं बस, ठीक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कहना से ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है ना। न्यूटन किसका मात्रक होता है, कहना से बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है। कौन नहीं जानता इस जग में कि सर हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन बेटा, कहना सर विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। अगर हम बात करें, क्या हमारा शरीर विटामिन डी को नहीं बनाता, तो बना लेता है, ऐसा नहीं है कि हमारा शरीर नहीं बना सकता, लेकिन स्रोत माना गया है कि सूरज से भी हमें विटामिन डी का स्रोत मिल जाता है। बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताओ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ बेटा। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा बेटा, रतौंधी, एक रोग होता है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, कहना बेरी नामक रोग होता है। कौन सा बेटा, बेरी नामक रोग होता है, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है ना। बताओ विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से बताओ। कहना सर रक्त का थक्का, क्या रक्त का जो थक्का बनने वाला प्रोसेस है, वो रक्त का थक्का वाली क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। विटामिन डी से त्वचा से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है, क्या ना विटामिन डी प्राप्त होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत गजब है, अपने आप में एक जानदार शानदार लेवल को रखे हुए है। वो कह रहा है कि बताइए किस धातु को द्रव के रूप में रखा गया है। द्रव के रूप में रखा गया, बेटा वो धातु की बात कर रहा है, मैं कई बार बता चुका। तत्व की बात करें बेटा, तत्व की बात करें तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। धातु अधातु और उपधातु। जैसे बात करें कितना, धातु, अधातु, अधातु और उपधातु। अगर मैं बात करूं कि बताओ तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है, कहना सर परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। और वहीं मैं पूछूं कि बताओ यौगिक के सूक्ष्म कण को क्या कहा जाता है, कहना यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे आप, है ना। तत्व की बात करूं तो तत्व 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु की डेफिनेशन की अगर प्रॉपर बात करूं कि धातु क्या है सर, व्हाट इज दिस धातु। धातु वह होती है जिसमें धारा प्रभावित हो सके, उसको धातु कहा जाता है। अधातु वह होती है जिसमें धारा जो है वो बढ़िया तरीके से, मतलब धारा प्रभावित ना हो। और उपधातु ये होती है कि जिसमें थोड़ी मात्रा में, जितनी मात्रा में धारा की आवश्यकता उतनी मात्रा में धारा बह सके, उसको ही उपधातु कहते हैं। धातु की बात करेंगे तो धातु में होमच के, बढ़िया खींच के क्या होता है, करंट प्रभावित होता है। बल्कि जो करंट है ना, बढ़िया तरीके से प्रभावित हो रहा है। जैसे आपके घरों में जो लाइटें लगी हैं, तार वाल लगे हैं, वो क्या है, धातु की बने। अधातु की बात करें, लकड़ी का गट्ठा हो गया, वो उसमें क्या धारा बहती है, कहना सर नहीं बहती है। और उपधातु की बात करें तो उपधातुओं का प्रयोग आज के दौर में बढ़िया तरीके से तगड़े में किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखो आज के आपको बता दें, चार्जरों में हो गया, है ना, सिम बनाने के लिए, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जिसमें उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी भेजनी है जितनी उसको आवश्यकता है, उसमें उस धातु का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
उपधातु बोलते हैं। किस धातु, ये बात कर रहा है किस धातु को द्रव अवस्था में रखा गया, द्रव अवस्था में। देखो धातु अधिकतर क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है अधिकतर, लेकिन वो कह रहा है द्रव अवस्था का बताओ, तो वो एकमात्र है वो क्या है, पारा। अगर इसके अलावा पूछ ले कि धातु के अधातु, वह कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में, तो कहना सर ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। याद रखना बेटा ब्रोमीन, ब्रोमीन को भी याद रखेंगे आप लोग, जो द्रव अवस्था पे अधातु है, परंतु ये किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। क्या नाम है, ब्रोमीन रहने वाला है। और धातु की बात करते तो पारा रहने वाला है, इस बात को भी याद रखेंगे। पारा की बात करें तो पारा जो होता है एल्युमिनियम का, एक तरीके से एल्युमिनियम को खाने वाला होता है, एल्युमिनियम को बिल्कुल खराब कर देगा। इसीलिए जब एरोप्लेन में लोग सफ़र करते हैं तो उस सफ़र के दौरान पारा को ले जाना सख्त मना होता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तो बकाया सभी धातु तो सभी हैं, इन ऑप्शन में देखना धातु तो सभी हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, पृथ्वी में एक चक्कर सूरज कितने समय में लगाती है, बेटा चक्कर की बात होती है, एक परिक्रमा होता है और एक घूर्णन होता। परिक्रमा और घूर्णन में क्या अंतर होता है ये बता दो पहले। परिक्रमा 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 और घूर्णन में क्या अंतर है, परिक्रमा और घूर्णन में, परिक्रमा और घूर्णन में, घूर्णन में, परिक्रमा और घूर्णन में क्या अंतर है जल्दी से बताओ। परिक्रमा, परिक्रमा किसकी परिक्रमा करते हैं, कहना सर हम भगवान जी की परिक्रमा करते हैं, हम शिव जी की परिक्रमा करते हैं, यानी उनके राउंड में घूम रखते हैं। क्या करते हैं, उनके राउंड में घूमते हैं, उसको ही तो परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं भोले बाबा, हे भोले बाबा। क्या करेंगे, आगे पीछे चक्कर लगाएंगे, कहेंगे भगवान ध्यान रखो अंबानी बन जाए, अडानी बन जाए, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया उनको बताते रहोगे अपने सपनों के बारे में, है ना। तो परिक्रमा की बात करेंगे तो परिक्रमा क्या होता है, किसी चीज की तरफ घेर कर बढ़िया तरीके से घूमना, उसको परिक्रमा कहा जाता है। जबकि घूर्णन का मतलब होता है अपने ही स्थान पर बैठ के बढ़िया बढ़िया ऐसे 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 घूमना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कहना सर इसको घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमा मतलब किसी ऑब्जेक्ट की का चक्कर लगाना परिक्रमा कहलाता है। तो वो कह रहा है कि सूरज का चक्कर या परिक्रमा वही बात है, कितने समय में लग जाता है, कहना सर वो तो पता ही है 365 दिन में लग जाता है, जो कि 1 साल का होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ दिन व रात, मैं आपसे कहूं कि बताओ दिन व रात, मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ दिन व रात, दिन व रात किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो कहना सर होती है, कहना सर पृथ्वी के घूर्णन से। क्या होती है, याद रखना, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूं कि बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कि सर्दी, मौसम परिवर्तन, मैं अगर पूछूं कि बताओ मौसम परिवर्तन, मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है, कहना सर मौसम जो परिवर्तन है वो किसके कारण, परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण बेटा, परिक्रमा के कारण होता है। इस बात को भी अब याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत गजब का प्रश्न आज फिर से आ चुका है कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक, में कई बार बता चुका संविधान सभा की बात करूंगा बेटा, संविधान सभा की बात करूं सन 1800, जल्दी से बताओ। सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने करी, क्या एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीजी तिलक। क्या नाम था बेटा, बीजी तिलक के नाम से इनको जाना जाता है। इसके बाद अगले व्यक्ति कौन थे, कहना सर एम.एन. राव, एम.एन. राव थे। इसके बाद कौन थे, कहना सर एक व्यक्ति हैं सन 1922 में आए थे जिनका नाम क्या था, गांधी जी। क्या नाम था बेटा, गांधी जी। गांधी जी, गांधी जी किस पत्रिका के द्वारा, कहना सर यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम की जो पत्रिका थी उसके द्वारा इन्होंने संविधान सभा की बैठक करी। अगर मैं बात करूं कि बताओ संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी, कहना सर 9 दिसंबर 1947 में। कहाँ पर, 9 दिसंबर 1947 में कहाँ पर हुई थी, कहना सर दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर बेटा, दिल्ली में। दिल्ली में भी कहाँ पर, कहना सर सेंट्रल हॉल में। कहाँ पर, सेंट्रल हॉल में, याद रखेंगे सेंट्रल हॉल में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। कितने बजे हुई, कहना सर 11 बजे हुई। कितने बजे, 11 बजे हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। ये कौन सी बैठक है, पहली बैठक। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को 1947 में। आगे याद रखना पहली बैठक में जो अस्थायी
स्थायी अध्यक्ष थे, पहली बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था, कहना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा नाम था, इस बात को भी याद रखेंगे। दूसरी बैठक बात करें 11 दिसंबर 1947 में हुई, कहाँ पर हुई, दिल्ली में हुई। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे, क्या बेटा, स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे, कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे बेटा, कहना सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इस बात को भी याद रखेंगे। फिर अगली बैठक कब हुई, कहना सर अगली बैठक 13 दिसंबर को, यानी तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1947 में हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या प्रस्तावना का उद्देश्य प्रस्तुत करने का काम किया था, प्रस्तुत करने का काम किया था, इस बात को भी याद रखेंगे। तीनों बैठकें आपको बढ़िया तरीके से ब्रेन में यहाँ पर, कहाँ पर बेटा, इधर देखो, इधर पे सेव करके रखनी है, कभी ना कभी पूछ ही लेगा, है ना। तो इस बात को याद रखेंगे। पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वो कह रहा है बताओ चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। चंपारण सत्याग्रह की बात कर रहा है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बता दो बेटा। कहना सर सन 1917 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कहना सर 1917 में हुआ था। लेकिन आप बताओ बेटा ये युद्ध कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था ये युद्ध, जल्दी से बताओ। सन 1916 में क्या हुआ था, जल्दी से बताओ। इस आंसर को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बताओ रसायन विज्ञान में अम्ल कितनी बार बता चुका, रटा के परेशान है कि भाई अम्ल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। क्षार जो कैसे होते हैं, कहना सर तीखे होते हैं, है ना। अम्ल में अगर बात करें, अम्लों के लिए अगर बात करें सूचक, प्राकृतिक सूचक के रूप में किसका यूज किया जाता है, कहना सर पत्ता गोभी का यूज किया जाता है। किसका, पत्ता गोभी का यूज किया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन कोई खास नहीं है। अम्ल कैसे होते हैं, कहना सर खट्टे होते हैं। चलो बेटा एक बात और बताओ, जैसे अगर बात करें पीएच मान की बात करें, मैं हर क्लास में इस पीएच मान की चर्चा करता हूँ, उसके पीछे का कारण है, इंपॉर्टेंट है। पीएच मान की वैल्यू 0 से 14 के बीच में होता है। बीच में कितना होता है, 7 होता है। यहाँ तक के जो अंक होते हैं वो देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ जो रहेगा वो अम्ल रहेगा, यहाँ जो रहेगा वो क्षार रहेगा। यानी ये कह सकते हैं 0 से लेके 6.9 के जो बीच में रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कहना सर वो अम्ल कहलाएंगे, याद रखना। और अगर बात करें 7.1 से लेकर कितना, 7.1 से लेकर 14 के बीच में जितने भी चीज़ें रहेंगी, जितने भी पीएच मान रहेंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ ये आपकी जीप है, बताओ जीप में ये आगे वाला भाग किस भाग को बताता है, ये बताओ। बीच वाला भाग किसको बताता है, तो बीच वाला भाग होता है नो टेस्ट, बीच में कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ये और ये वाला भाग आप लोग बताएंगे, ये वाला जो भाग होता है मिठाई को बताता, किसको बताएगा, मीठे को बताएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं, ऊपर का भाग ये तीखा बताता, क्या बताता, तीखा बताता, इस बात को भी याद रखेंगे। जीभ के कभी कभी भाग पूछ लिए जाते हैं, मैंने बता दिया। चलिए अगला प्रश्न, दांतों की हड्डियां कौन से तत्व से बनी होती हैं। इसके पहले ये बताओ हमारे शरीर का, हमें अगर पूछे कि बताओ हमारे शरीर का सबसे मजबूत अंग, सबसे मजबूत वाला तत्व कौन सा है, आप कह सकते हैं सबसे मजबूत कौन है, तो मटल जा भाई, हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व, सबसे मजबूत तत्व कौन सा है, कहना सर इनामिल। ये कहाँ पाई जाती है बेटा, ये दांतों में पाई जाती है। दांत की ऊपरी परत को इनामिल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत क्या हो सकते कह सकते हैं तत्व है, इस बात को याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। अगर मैं बात करूं दांतों की हड्डियों के बारे में, तो ये कौन नहीं जानता इस जग में कि सर दांतों या हड्डियों की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता, कैल्शियम पाया जाता। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस भी पाया जाता है, दांतों में कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा फास्फोरस की डेंसिटी होती है वो ज्वलनशील होता है। इसीलिए जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो जल्दी से आग पकड़कर हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उसको भी जलाने का काम करती है, राख बन जाती है। आपने देखा होगा इस चीज़ को, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न क्या रहा, चलिए भैया, है ना,
चीज़ें बढ़िया लगी होंगी। आज तक यहीं तक की क्लास रही आज की। चर्चा आज की क्लास में इतनी ही करते हैं, क्योंकि पूरी सीरीज टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज जो मैं आपको पर डे लाता हूँ, प्रयास करता हूँ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कर सकूँ, और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि बेटा इस चीज़ से इस पे कर रही है, गुरुकुल उन्नति यानी भरोसा। और मैं बता दूँ ना, कंटेंट वो पढ़े जिससे सिलेक्शन हो जाए। और मैं बता दूँ, मेहनत होती है, जो गला है ना बांस की तरह फट गया, पूरा दिन पढ़ाना होता है, सुबह से बैच होता है साला शाम तक, बिल्कुल दनादन बैच है, बिल्कुल बैंड बजी रखी है गले की, है ना। तो बात भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए करता रहूँगा, चिंता नहीं करो, बढ़िया तरीके से बस जुड़े रहो, विश्वास बनाए रखो गुरुकुल उन्नति पर। मैं बताता हूँ सफलता यूँ मिलेगी चुटकियों में। बातें रखेंगे, बढ़िया चीज़ें हैं, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, है ना, बातें होती रहती हैं अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, बढ़िया तरीके से बातचीत करते हैं, है ना, और बढ़िया तरीके से चीज़ों को क्लियर करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।